लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के योगार कोर्स के ऑनलाइन क्लास में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। हम कोर्स का जो थियरिकल सेशन था वो हमारा खत्म हो चुका है और हम बीमारी के पे बात कर रहे हैं। मैंने हमने डायबिटीज और बीपी ये दो बीमारी के ऊपर हमने बात कर ली है। आप में ये दो बीमारी के बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे नई बीमारी के पे बात करेंगे। सर कंफ्यूजन तो नहीं है, पर मेरा एक क्वेश्चन था। मुझे एक डाउट से भी ये जा रहा था कि जो मतलब जो भी हमने अभी सीखा है, तो सर इसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, या मेल है या फीमेल है, तो उसके हिसाब से कुछ डाइट चेंज होगा या सेम रहेगा, सबके लिए सेम पैटर्न रहेगा? हाँ, अब ये सही आपका सवाल है। यहाँ अपना थोड़ा माइंड भी तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या अलग है। हर व्यक्ति की उम्र अलग है। हर व्यक्ति की समझ अलग है। हर व्यक्ति की जो शरीर के अनुभव है, जैसे कि शहर में रहने वाले व्यक्ति का शरीर, गांव में रहने वाले व्यक्ति का शरीर, तो दोनों का एक एटमॉस्फेयर अलग रहता है। तो दोनों का शरीर अलग वातावरण में रहने के लिए आदती हो चुका होता है। तो ये और उम्र से लेके बीमारी, अच्छा बीमारी में भी कई बार होता है कि किसी को कोई एक ही बीमारी है, किसी को मल्टीपल बीमारियां हैं। तो सबके साथ सबके बारे में समझ के आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कई लोग बहुत दुबले पतले हैं, कई लोग बहुत मोटे हैं, किसी को बीमारी एक है लेकिन उसकी प्रकृति अलग अलग मिलेगी आपको। मान लो डायबिटीज का पेशेंट है, लेकिन कोई पेशेंट एसिडिटी वाला होगा, कोई पेशेंट कफ या प्रकृति वाला होगा, कोई पित्त वाला होगा, कोई वायु वाला होगा। तो सबको समझ के उसकी प्रकृति से लेके, उसका वेट से लेके, उसकी उम्र से लेके, उसकी दिनचर्या तक उसका पूरा विवरण पेशेंट को पहले सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। वो कौन सी उसकी पूरी दैनिक दिनचर्या कैसे चलती है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि भी व्यक्ति मजबूरी में कई काम नहीं कर सकता है। हम उनको बोलते हैं कि भी तुमको ये डाइट को चेंज करना पड़ेगा, खाना बदलना पड़ेगा। अब वो पेशेंट को एडॉप्ट करना है, लेकिन उनकी फैमिली मजबूरी है उनके लिए वहाँ कुछ नहीं कर सकता है। कई लोग बेचारे गरीब होते हैं और कई लोग पैसे वाले होते हैं। तो सबके लिए सबके हिसाब से जो बेस्ट, जो आइडियल और जो वो कर सकता हो, वो उनकी एबिलिटी आपको चेक करनी है भी। तुम ये सब चीज में ये करना जरूरी है, लेकिन तू क्या कर सकेगा, तुमसे क्या हो पाएगा। वो जो कर सकेगा वो बोलेगा, तो उसके लिए वो रास्ता दिखाना है। नहीं कर सकता है तो उसके ऑप्शन आपको देने हैं। तो ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को आप एक कॉमन थंब रूल से आप चलाओ, वो कभी होने वाला नहीं है। सबके साथ हर व्यक्ति की अपनी स्थिति, स्थान, कामगिरी, उम्र, दूसरी बीमारियां, उसकी प्रकृति,
उसकी मानसिकता, सब कुछ पहले उसके हिस्ट्री को देख के उसकी खुद की जबान से आपको हो सके उतना उसके मुंह से निकलवाना पड़ेगा। तब जाके आप कुछ उसको अच्छा गाइड कर पाओगे। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि ज्यादातर पेशेंट तो आपको ऐसे मिलेंगे कि उनको प्रॉब्लम क्या है वो उसको पता है, प्रॉब्लम क्यों है उसका जवाब भी वो देंगे। ऐसे बोलेगे जैसे उनको पता है कि उनकी बीमारी के पीछे क्या प्रॉब्लम है, फिर भी वो आपके पास आए होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे कि आपको गाइड करेगी, मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके कारण मुझे ये दिक्कत है, ये रोग है। सब कुछ वही बोलेगा, सब कुछ वही बताएगा। अब तुमको सारी बातों का पता है तो तू क्यों हमारे पास आया है भैया। ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उनको खुद को उनको सुन लो, पूरा मौका उसको दे देने का भी, तुमको जो भी बोलना है, जो बताना है, ये बीमारी के बारे में जो जानता है तू, और उसके समाधान भी तू जो जानता हो, वो सारी चीजें मुझे बता दे। पहले उनको सुन लेना है साथ में। हो सकता है तब तक पेशेंट को कभी अकेले मत बुलाओ। उनकी फैमिली, कम से कम उसका पति, उसकी पत्नी, जो भी है, नजदीक वाला, सबसे नजदीक वाला उसका फैमिली मेंबर, उसको साथ में ही बुलाना। और उसको जब भी अपॉइंटमेंट दो तो उसको बोलना अकेला मत आना, घर के हो सके इतने लोगों को लेके आना। और सबको सुनने का, इससे पता चलेगा कि उनके घर में किसकी चलती है। क्योंकि कई बार पेशेंट की खुद के घर में कहीं चलती नहीं होती है, सबसे ज्यादा पैसा वो कमा के लाता है, लेकिन उनकी बीवी उसको ग्रीन जूस भी बना के पिलाने वाली नहीं है। तो ये सब देख के उसको जो हो सकता है उसके ऑल्टरनेट उसको देने हैं कि भाई चलो, तुम नेचुरल प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते, डाइट नहीं बदल सकते हो, तो थोड़े प्रोडक्ट का प्रयोग करो। और दूसरे साथ में ऑल्टरनेट थेरापी में जो दूसरे रास्ते हैं, जैसे नेचुरोपैथी है, जैसे आयुर्वेद है, जैसे योगा है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, इसमें आपका कोई नॉलेज है तो साथ में उसका भी आप प्रयोग करो। और आप उसके बारे में नहीं जानते हो किसी ऑल्टरनेट थेरापी के बारे में, तो आपको अपने ही इलाके में उस फील्ड के बेस्ट जो व्यक्ति है, जो इसके ऊपर काम करते हो, ऐसे लोगों को ढूंढ लेना चाहिए और उसको फ्रेंड बना लेना चाहिए। और पेशेंट को साथ में अपनी ट्रीटमेंट के साथ उनको उनकी ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करके, दोनों का साथ जब मिलेगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अ, हमको ऐसा नहीं रखना है कि नहीं उसको डाइट से ही ठीक करना है, ऐसी जिद्दीपना नहीं रखना है। और किसी को योग, और दूसरा कि पेशेंट को किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है वो भी उनके मुंह से निकलवा देने का। कई लोग योगा में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसको डाइट के साथ ही योगा के बारे में भी उसको आप बोल सकते हो कि भाई आप इस बीमारी के लिए आप इस टाइप के योगा को फॉलो करो। आपको पता नहीं है तो आपके इलाके में जहाँ योगा क्लास चलते हो, आपके कोई दोस्त हो जो योग योग टीचर हो, उन लोगों को संपर्क में रह के उन लोगों को उनके साथ उनका कांटेक्ट करा लेना से, इससे क्या होगा कि भी पेशेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि भी वो अपनी ही मनमानी से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हाँ। तो उसका दिल जितना पड़ेगा, उसकी सोच के साथ आपकी सोच मैच हो रही है, ऐसा उसको फीलिंग आना चाहिए पेशेंट को। और उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप कंसल्टेंट हो
उनको ऐसा लगना चाहिए कि भी आप मेरे लिए खुदा का बंदा हो, ऐसा उसको महसूस होना चाहिए। तो इस तरह हमको पेशेंट को ट्रीट करना है। अब डायबिटीज और बीपी ये दो में क्या किसी को कोई बात पूछनी हो, किसी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो? क्योंकि ये सब आपको याद रखना है। आपकी लिखित परीक्षा तो होने वाली है, लेकिन आपकी ओरल एग्जाम होगी। इसके अंदर आपको हर बीमारी के पीछे वजह, कौन सी कंडीशन में व्यक्ति है, तो इसको हम आप क्या सजेशन करोगे, इसी प्रकार का किसी भी प्रकार के सवाल आपके ओरल में आएंगे और आपको उसका सही जवाब भी देना पड़ेगा। तो आपको अपना माइंड को तो चलाना है, मैक्सिमम हमारे लेक्चर को सुनते रहना है, और उसी में से आपको आपके जवाब निकालने पड़ेंगे। हर हेल्थ के साथ जुड़ी हुई जितने भी टॉपिक थे हमारे, उसके ऊपर भी आपको बोलना पड़ेगा। लिखना नहीं आएगा आपको कि भी निबंध की तरह उसको पूरा पेज में लिखो, ऐसा नहीं, लेकिन वो बोलना तो पड़ेगा आपको। क्योंकि आप जब सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आप योगाहार एक्सपर्ट के तौर पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और योगाहार एक्सपर्ट सर्टी लेके कहीं जाए और वहां जाके अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाए, इससे अच्छा ये है कि भी वो सर्टिफिकेट लेके ही ना जाए, वो अपनी काबिलियत दिखाए और फिर सर्टी लेके जाए। उसको जरूरत पड़ी तो 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो 3 बार एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सर एग्जाम कब होगी? वो तो अभी तय करेंगे। आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए, सब लोगों की क्या इच्छा है, सब कुछ, इसमें कोई जल्दबाजी करने की नहीं है। सर सर पिछले बार आपने कहा था डिप्रेशन का याद दिलाना है, जी। और आपने कहा था कि स्ट्रेस का क्या फर्क होता है ब्लड प्रेशर पे और शुगर में, आपने कहा था याद दिलाना है ये मुझे। जी। अ, जी। सर इसके नमक का क्या ये रोल है हम बीपी में? शुरू करें इससे पहले आप लोग का कोई बीपी डायबिटीज के बारे में कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में कोई कमी रह गई हो, ऐसा कुछ है तो आप बोल सकते हो, तो हम अभी उसको रिव्यू कर ले। सर एक चीज है कि कॉमन जो एक डाइट होती है, जैसे कि हमारे आयुर्वेदा में कहते हैं या उसमें कहते हैं कि सुबह एलोवेरा और आंवले का जूस लेना चाहिए, तो क्या वो हर एक इंसान के लिए आंवला एलोवेरा जूस काम करता है, या फिर एक डायबिटीज वालों के लिए या शुगर अपना ब्लड प्रेशर वालों के लिए कॉमन कुछ एक डाइट अगर हम बना सकें टाइम के हिसाब से, तो वो टाइम क्या होना चाहिए सर, कि किस टाइम पर और क्या दिया जाए तो वो बेस्ट काम करेगा? जैसे ऑटो बायो क्लॉक, हमारे शरीर में जैविक घड़ी है, तो उस जैविक घड़ी के अनुसार हमको कितने बजे और क्या क्या देना चाहिए डाइट में? क्या हम ऐसा एक कोई डाइट चार्ट कॉमन सा बना सकते हैं सर, कि दोनों बीमारियों के लिए या दोनों बीमारियों में अलग अलग कुछ? जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है सर, कुछ लोगों को स्टोन भी होता है, तो स्टोन वालों को जैसे हम कैल्शियम की चीजें नहीं दे सकते हैं, टमाटर के बीज वाली चीजें नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह का क्या बेस्ट रहेगा देना, और क्या नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं देना चाहिए? ऐसी दो चीजें कंट्रास्ट जो होती हैं, कंट्रा इंडिकेट करती हैं हमारे डायबिटिक पेशेंट को और बीपी के पेशेंट को, क्या हम ऐसा कुछ ऐसा लिख सकते हैं कॉमन तो डाइट में? जी। अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा घंटे के पहले, मैंने एक सुपर फूड का सजेशन का एक इमेज सब ग्रुप में रखा था। वो था गुजराती में, आप हिंदी वाले शायद उसको नहीं पढ़ पाए होंगे। हाँ सर, मैंने पूछा भी था कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ, मैंने सिस्टर को पूछा भी था वो। तो हिंदी में भी हम बना के रखेंगे। तो योगाहार के जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से व्यक्ति को, चाहे बीमार हो चाहे बीमार न हो, उसके अपने डाइट में
क्या कौन सी चीज शामिल करनी चाहिए जिसके कारण उसकी बीमारी में उसको धीरे धीरे फायदा मिलना शुरू हो जाए। तो एक सिंपल सा मैंने पूरा डाइट की पूरी रेसिपी लिख के इस इमेज में लिखी हुई है। तो हमारी थाली भोजन की उसमें 6 कटोरी होनी चाहिए। अब कटोरी की साइज व्यक्ति के उम्र के हिसाब से रखनी है। ये ध्यान रहे, कटोरी लिखा है इसका मतलब छोटे बच्चों को भी उसी साइज का दे और बुजुर्ग को भी इतना बड़ा दे दो। तो लेकिन 6 कटोरी का मतलब है 6 प्रकार की डाइट कंपलसरी होनी चाहिए। इसमें पहली कटोरी में होनी चाहिए हरी पत्ती की चटनियाँ, वो कंपलसरी है, होनी चाहिए। दूसरी कटोरी में स्प्राउट होने चाहिए, वो चाहे पल्सिस के हो या नट्स के हो। अब चटनी की बात है तो चटनी में हर रोज एक ही प्रकार की पत्ती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। जैसे हम हर रोज अपने खाने के लिए सब्जी नई प्रकार की बनाते हैं, इसी तरह हर रोज नई प्रकार की पत्तियां चटनी के अंदर आनी चाहिए। अच्छा, पत्तियां में भी ध्यान रखना है कि हो सके इतनी बड़ी पेड़ के पत्ती शामिल करो। हो सके इतने बड़े पत्ती, बड़े पेड़ की पत्ती। जैसे कि आप धनिया लेते हैं, पुदीना लेते हैं, पालक लेते हैं, तो छोटे छोटे पौधे हैं। और ये पौधे तो वो खरगोश के लिए है। खरगोश को भोजन करना है तो ये छोटे छोटे पौधे का पत्ता खाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनुष्य का शरीर थोड़ा मोटा है, बड़ा है, तो उनके लिए हो सके इतने बड़े पेड़ के पत्ते लेने हैं। जो पेड़ का फल हम खा सकते हो, फल खा सकते हो, लेकिन वो उसका पत्ता तोड़ने से सफेद प्रवाही सफेद दूध नहीं निकलता होना चाहिए, और मुंह में रखने से कड़वा नहीं लगना चाहिए। ये दो पत्ती को छोड़ के अपवाद में बाकी सारे बड़े पेड़ के पत्ते हो सकते हैं तब तक लेना है। जैसे आम का पत्ता है, आसोपालव का पत्ता है, बीली पत्र का पत्ता है, बड़े बड़े आंवला का पत्ता है, जिसका फल हम खाते हो। तो जितने बड़े पेड़ उतनी उसकी पत्ती हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा गुणकारी है। तो पत्तियों की चटनी होनी चाहिए, चटनी टेस्टी होनी चाहिए, मुंह में रखने से मुंह में पानी भी आनी चाहिए। सिर्फ पान के पत्ते ले सकते हैं? हाँ, कपूरी पान ले सकते हो, लेकिन अकेली कपूरी पत्ती नहीं लेनी है। कपूरी पत्ती टेस्ट के लिए है। अकेली कपूरी पत्ती ज्यादा आप लोगे ना तो वो थोड़ी, मैं मानता हूं कि वो गर्म प्रकृति की है। સર, તમે પાન એટલે મોટા ફળ મોટા ઝાડના પાન લેવાનું કીધું અને જે કડવા ના હોય. કડવા અને દૂધ વાળા હા, દૂધ પણ આપણે કડવો લીમડો નો તો જ્યુસ પીતા હોઈએ છે, કડવા લીમડાના પાનનો એ ये નહીં લેવાનો. ये औषधि के तौर पे ठीक उसका है, इस्तेमाल होता है, वो भोजन के तौर पे नहीं है। ठीक है. અને ચૈત્ર સર, મહિનામાં એક ચૈત્ર મિનિટ મારો પ્રશ્ન. સોરી હા, અને આજે તમે લીલા પાનની ચટણીની વાત કરી, તો એના બદલે આપણે એક ગ્લાસ જે આપણે જ્યુસ પીવાનું છે એ ચટણીને બદલે જ્યુસ પી લીધો હોય તો ના ચાલે? देखो, भोजन जितना लिक्विड रूप में जाएगा इतना पेशेंट के लिए अच्छा है। जो पेशेंट की स्थिति पाचन करने के लिए भी दिक्कत रहती हो, डाइजेशन सिस्टम वीक हो, बेड पे जो पेशेंट है बेड रेस्ट पे है, ऐसे पेशेंट को चटनी
या सॉलिड फूड नहीं देना है, उन लोगों को यही चीज का जूस निकाल के देना है। मैंने ये शुरू में आपको यही बात बोली कि पेशेंट की स्थिति देखो आप, उसकी स्थिति क्या है। वो हरता फिरता घूमता व्यक्ति है, काम कर रहा है और उसको बीमारी है, तो फिर उसको लिक्विड डाइट पे नहीं रखना है, क्योंकि वो जो खाएगा डाइजेस्ट कर पाएगा थोड़ा। नहीं, फक्त लीली लीली हरी चटनी के बजाय अगर जूस ले लें तो ऐसा। लेकिन जूस किसको देना है कि जिसको बेड रेस्ट में है पेशेंट, वो खड़ा नहीं हो सकता है, घूम नहीं सकता है, ऐसे लोगों को तो लिक्विड डाइट देना ही उचित है। और नॉर्मल नॉर्मल लोग नहीं ले सकते? नॉर्मल ले सकते, लेकिन फिर नॉर्मल को लिक्विड क्यों देना है, उसको चटनी दो। पेशेंट के लिए लिक्विड डाइट होना चाहिए, पेशेंट नहीं है उसको लिक्विड देने की कोई जरूरत नहीं। तो पत्तियों के बारे में समझ में आ गई। सर एक कटकी पत्ती। सर ये चैत्र के मौसम में जो कड़वे नीम का वो नहीं मोर का जूस पीते हैं, तो कई लोग तो पूरा पूरा महीना पीते हैं और कई लोग 9 दिन ही पीते, तो आपके हिसाब से कौन सा 9 दिन ही पीना चाहिए कि पूरा जिन्होंने महीना? पाप किया हो उसको कड़वा रस पीने की जरूरत पड़े। हम पाप करेंगे नहीं तो कड़वा क्यों पिएंगे। आगे किया हुआ है उसको धोना पड़ेगा ना। नहीं अब सर, पर जिन्होंने वो तो किया है वो पिए। साइंटिफिकली है ना कि चैत्र के मौसम में जो मोर आता है वो जो पीना लोग बॉडी तीनों जो लोग बॉडी तीनों के लिए। टाइम पकाया खाते हैं, शरीर में बीमारियां घुसी हुई है, बीमारियां से बचना चाहते हैं, वो लोग कड़वे रस पिए। दुनिया का कोई प्राणी कड़वा रस नहीं पीता, हम क्यों पिए। दुनिया का कोई प्राणी कसरत करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता, कोई प्राणी योगा कसरत नहीं करता है, कोई प्राणी जिम में नहीं जाता है, हम क्यों जाए। तो और सर बीच को पकड़ो, जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो पत्तियों के बारे में समझ आ गया। दूसरी कटोरी में आपको अंकुरित लेने हैं, इसमें पल्सेस कई बार लेने चाहिए, कई बार नट्स को भिगो के लेने चाहिए, वो भी बदलते रहने चाहिए अलग अलग प्रकार के। जो लोग चबा नहीं सकते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के वही पल्सेस भिगोए हुए स्प्राउट को चटनी बना के देना चाहिए। वो भी थोड़ा टेस्ट टेस्ट के लिए हमारे पास खट्टा तीखा मीठा खारा 4 प्रकार के स्वाद होते हैं, तो वो टेस्ट के रूप में वो थोड़े थोड़े होने चाहिए। कभी कोई टेस्ट को भोजन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खट्टा तीखा मीठा खारा, ये चारों स्वाद को कभी भोजन की तरह खाना नहीं चाहिए। स्वाद के लिए आप उसको खा सकते हो, टेस्ट बढ़ाने के लिए, भोजन का टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो स्प्राउट एक कटोरी हो गई। एक तीसरी कटोरी होनी चाहिए आपकी सलाद या तो सीजनल फ्रूट, वो वो भी सीजनल होने चाहिए। 3 कटोरी हो गई। चौथी कटोरी में ऐसी सब्जी, पकाई हुई सब्जी जो कंदमूल टाइप की न होनी चाहिए, यानी जमीन के अंदर होने वाली कोई भी फल की सब्जी नहीं बनानी है। जमीन में होने वाला कोई फल वो सब्जी है ही नहीं, वो अनाज की तरह कैलोरी वाला ही होता है। हाँ, उसका आप सलाद के तौर पे उपयोग कर सकते हो, जैसे बीट रूट है, कैरेट है। हाँ, तो वो सलाद के रूप में आप खाइए, लेकिन उसकी सब्जी नहीं बनानी है। सब्जी हमेशा बेल वाली होनी चाहिए और हवा में लटकने वाला फल वाला ही सब्जी होना चाहिए। तो एक कटोरी पकाई हुई वो ले सकते हो, चौथी आई। और पांचवी कटोरी गेहूं को छोड़ के किसी भी प्रकार की अनाज की आइटम, लेकिन ध्यान रहे वो फ्राई की हुई नहीं होनी चाहिए, तेल अंदर डाल के गरम किया होना नहीं चाहिए ज्यादा,
ये ध्यान रखें। तो ये 5 कटोरी हो गई आपकी, और ये 5 कटोरी जितना भोजन पेट में जाता है उतनी ही मुंह की सलाइवा जानी चाहिए। और भोजन पूरा करने के बाद ये 5 कटोरी, 1 कटोरी ताजी फ्रेश छाछ, वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो 6 कटोरी हो गई। अब 100-100 ग्राम की आपकी कटोरियां है, तो 600 ग्राम आपका वजन एक टाइम के भोजन में मैक्सिमम आप दे सकते हो। वो नॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए जिसको बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, घर के काम कर सकता हो, अपने खुद को शरीर को लेके घूमता हो, काम करता हो, ऐसे लोग। हाँ, जो लोग बेड रेस्ट पे है, बीमार है, उन लोगों को वो सब आधा आधा कर लेना है, और हो सके इतना लिक्विड डाइट के रूप में देना है उनको। સર આ 6 વાડકી વાળો ખોરાક નાનાથી માંડીને મોટા વૃદ્ધ सबके સુધી लिए। બધા જ हाँ, તંદુરસ્ત लेकिन તંદુરસ્ત उम्र લોકો और માટે। शरीर के हिसाब से क्वांटिटी हाँ उसको हाँ थोड़ा आपको मॉडरेट करना है। हाँ तंदुरस्त होना चाहिए जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, अब बीमार સર આ है, બધું ज्यादा સાથે है, જ લેવાનું पाचन છે नहीं कर सकता है, दांत સર नहीं है, तो उसको थोड़ा क्रश करके देना है। और भले दांत ना हो लेकिन उसको खाना तो चम्मच लेके, और चम्मच आइसक्रीम वाली छोटी चम्मच से खिलाना है, और मुंह में रख के 32 बार उसको घुमाना है। मुंह में सलाइवा इकट्ठा हो जानी चाहिए, और लार के साथ जितना पेट में जाता है उतनी सलाइवा जानी चाहिए उसके पेट में। इसी तरह आप उसको गाइड करोगे तो पेशेंट कोई भी बीमारी का होगा, आपको ज्यादा मगज चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पेशेंट को उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। સર આ सर ये બધી सारी 6 डाइट वस्तु एक ही बार સાથે में लेनी ખાવાની है? છે तीसरा, ये भोजन जो मैंने बताया वो 2 टाइम ही करना है, 8 घंटे के बीच में ही करना है। 16 घंटा का फास्टिंग कंपलसरी करवाना है। दूध, चाय, कॉफी, ये सारी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट को छुड़वाना है। सिर्फ और सिर्फ छाछ, मीठी छाछ, ताजी फ्रेश छाछ। 1 कटोरी छाछ के लिए 2 चम्मच ही दही चाहिए, इससे ज्यादा दही नहीं चाहिए, और वो भी दही खट्टा होना चाहिए, नहीं ज्यादा। इतना करने से उसके शरीर के लिए जो जो चीजों की जरूरत है उसको ठीक करने के लिए सब सर प्रकार की डाइट उनके ये शरीर जो में आ आपने जाए। सर ये जो आपने 6 बाउल बताए तो वो रात को भी ये ले सकते हैं, हाँ, डिनर में भी? रात को भी ये लेना है, दोपहर को लेना है। ओके। अब એમાં इसमें 2 કઠોળ ऑप्शन आप સાહેબ, कर सकते हो। કઠોળ આવ્યું, કઠોળ आएगा है ना स्प्राउट में। હમ, अब इसमें आप રાંધેલું 2 નહીં। ऑप्शन कर सकते हो। ये सेम टाइप की डाइट 2 टाइम दे सकते हो। मान लो दोपहर को जो बनाया था, मान लो सलाद और फ्रूट है, तो दोपहर को सलाद खिलाया था या फ्रूट खिलाया था, तो शाम को आप सलाद खिला सकते हो। दोपहर को आपने मूंग का अंकुरित दिया था, तो शाम को कोई नट्स भिगोए हुए आप दे सकते हो। तो इसमें आप चेंज करते रहना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें क्या हुआ, टोटल 6 कटोरी है, लेकिन इसमें 3 कटोरी कच्ची चीजें है, 2 कटोरी पकाई हुई है, और 1 डाइजेशन के लिए छाछ है। तो आपकी 3 कटोरी रॉ फूड हो गई, यानी 60% रॉ फूड हो गया, 40% कुक फूड हुआ। तो आप इसमें 2 ऑप्शन कर सकते हो कि भाई दोपहर का उसका लंच है वो पूरा 100% रॉ फूड वाला कर लो, और रात का भोजन जो है उसमें आप पूरा पकाया करो, लेकिन पकाए में ध्यान ये रहे अनाज की क्वांटिटी 30-40% से बढ़ जानी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है सिर्फ। तो आप सर गेहूं पूरा के भी लिए आप क्या उसको एक्सप्लेन गाइड कर करें? सकते हो। क्या बोले? पेशेंट को गेहूं नहीं खाना है उसके लिए कैसे समझाए?
देखो, गेहूं के खाने का जो रियल आयुर्वेद का जो तरीका है वो उसको बताने का। उनको क्या बताना है कि भी गेहूं में शरीर को नुकसान करने वाला सबसे खराब कोई कंटेंट है तो वो है ग्लूटेन। अब ग्लूटेन गेहूं के दाने में 100% हर दाने में आपको मिलेगा। वो शरीर के अंदर जाएगा, आंतों के साथ चिपक जाएगा, इसीलिए वो बीमारियों को सपोर्ट करता है। अब गेहूं को खाने का तरीका क्या है कि ग्लूटेन फ्री गेहूं आपको खाने पड़ेंगे। लेकिन दुनिया में कोई गेहूं ग्लूटेन फ्री आपको मिलेगा नहीं। हाँ, एक स्पीसीज ऐसी मेरे ध्यान पे आई है जो ब्लैक व्हीट आती है, काले गेहूं आते हैं, उसमें ग्लूटेन कम होने के चांसेस है और वो लोग बोल रहे हैं। उसके लिए कोई टेस्टिंग किया हुआ लैब का रिपोर्ट ऐसा कुछ अभी मेरे ध्यान पे आया नहीं है। लेकिन जो गेहूं काले गेहूं उगाने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि वो ग्लूटेन फ्री है, वो कह रहे हैं। लेकिन वो सही है गलत है वो चेक करने का बाकी है। अब ग्लूटेन फ्री गेहूं खाना है तो आपके पास जो गेहूं है उसको आपको पहले अंकुरित करना पड़ेगा। उसके अंदर से अंकुरन हो जाएगा, फिर उसको आपको धूप में सुखा देना पड़ेगा। एक बार पूरा सूख जाए फिर उसका आपको आटा बनाना पड़ेगा, और तब जाके जो आटा बनेगा वो ग्लूटेन फ्री बनेगा। अब उनको बोलना है कि तुमको ग्लूटेन फ्री गेहूं खाना है तो तुमको इसी तरह प्रोसेस करके फिर उसकी आप रोटी बना के खाओ, आप भाखरी बना के खाओ, जो खाना हो खाओ, लेकिन वो बनाने का तरीका तुमको इस तरह करना पड़ेगा। जब आप इतनी बात उसको बताओगे ना तो पेशेंट, मैं नहीं मानता हूँ कि आपकी बात को अवॉइड करे। और मान लो इतनी बात बताने के बाद भी वो आपकी बात को अवॉइड करता है तो ऐसे पेशेंट को अपनी फाइल में रखना ही नहीं चाहिए। उनको बोल देना चाहिए कि भाई तुम दूसरे किसी को ढूंढ लेना, तो हमारे लिए लायक नहीं है। સર सर દાળ ભાત સાવ નહીં દેવાના. क्या? દાળ ભાત આપણે જે રેગ્યુલર ડાયટમાં કરીએ देखो, છીએ दाल રાઈસ. में क्या होता है? प्रोटीन। मैंने शायद अपनी ये लेक्चर में बताया होगा आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बी, ये तीनों में सबसे डेंजर कोई फूड है तो वो है प्रोटीन। और प्रोटीन को कभी पका के खाना नहीं चाहिए। હા તમે प्रोटीन हमेशा स्प्राउट करके खाना चाहिए, रॉ फॉर्म में खाना चाहिए। उसको पकाया यानी मांसाहार हो गया, ऐसा मान लो। और वो शरीर को सबसे ज्यादा पकाया प्रोटीन नुकसान करता है। तो आपको खिचड़ी खानी है तो चावल ले सकते हो, लेकिन इसमें कोई दाल नहीं डालनी है। दाल की जगह आप कोई भी सब्जी डाल दो, लेकिन दालें मत डालो। हाँ, कोई सब्जी डाल दो, पुलाव पुलाव जैसा बना दो, उसको खाओ, लेकिन आप दाल को मत डाल। दाल डालनी है तो आप उसको चावल को पका लो, चने की दाल को पानी में भिगो के रखो, मूंग की दाल को पानी में भिगो के रखो, फिर वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए फिर इसके साथ मिक्स करके खाओ। दाल को कभी पका के मत खाना, और खास करके पेशेंट को तो नहीं खिलाना चाहिए। और सर एक ये बात सर ये पूछनी थी यहाँ पे कि जूस हम जो कर लेते हैं तो उसको हम्म, अगर छान ले तो उसके फाइबर्स नहीं निकल जाएंगे? जूस जी छानना है तो. जी। अब इसमें देखो, जब आप छानते हो तो जो आपकी छन्नी है उसमें छोटे छोटे होल तो है ही। अब हम्म. जब उस जूस को छानते हो तो ये छोटे होल के अंदर से जो फाइबर आ सकता है वो तो जूस में आने वाला ही है, बड़े बड़े फाइबर्स निकल जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे फाइबर जो पत्तियों के रस में आ जाते हैं वो हमारे लिए प्रॉपर है और पूरते हैं। वो उसमें कमी नहीं पड़ेगी। फाइबर जरूरी है,
फाइबर पत्तियों में जितने मिलते हैं इतने शायद दूसरे कोई फूड में नहीं मिलेंगे। तो आप पत्तियों की चटनी बना दो तो सारे फाइबर मिल जाएंगे। और मान लो जूस निकाल रहे हो तो जूस के अंदर भी जो जरूरी क्वांटिटी का फाइबर तो अवेलेबल हो जाएगा बॉडी के लिए। सर सर गेहूं ये के नॉर्थ बिना इंडिया में सर ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे दलिया बहुत अच्छा मानते हैं गेहूं का, क्योंकि वो बोलते हैं उसमें फाइबर होता है, उसमें जो हमारा चोकर होता है वो फाइबर है, ऐड होता है दलिया में। लेकिन वो उसकी जो ऊपर की जो बॉडी है गेहूं की, उसमें थोड़ा फाइबर है। लेकिन गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन है उसका क्या करोगे? सर तो गेहूं दलिया अगर भी नहीं खाना चाहिए सर? नहीं, गेहूं तो पेशेंट को तो बंद ही करवा लेना चाहिए। पेशेंट सर तो को सर गेहूं बोलिएगा तू गेहूं पेशेंट है तब तक तो छोड़ देना पड़ेगा। तू नॉर्मल होए, बीमारी में से बाहर आओ तब तक तो छोड़ देना पड़ेगा। तो सर सर गेहूं का जो ऑप्शन है वो हो सकता है चावल, मोदन, काले गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा और मिलेट, ये गेहूं उसके को ऑप्शन छोड़ हो के सकते हैं। सारे अनाज खाने लायक है। हाँ, अच्छा, और दाल भी छोड़ दी जाए। दूसरा, यहाँ आप जो अनाज खा रहे हो 20% क्वांटिटी में खा रहे हो, हम्म 20% से ज्यादा नहीं खा रहे हो। बाकी की 80% जो चीजें है वो सारे फाइबर्स वाली है, और अनाज नहीं है वो सारी चीजें। सर गेहूं के बदले जो अनाज हम ले रहे हैं, जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, जैसे आपने बोला, तो सर लेकिन वो ऐसे कंप्लेन करते हैं सब लोग कि उसमें कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाता है, तो ये बात सही है या फिर जी कैसे खाना चाहिए जी, उसको? नहीं नहीं, मिलेट, लिटिल मिलेट जब आप ज्यादा खाते हो तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, गर्म भी पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये इसीलिए गर्म पड़ते हैं कि उसकी क्वांटिटी शरीर को जरूरी है, इससे आप कई गुना ज्यादा खा रहे हो। ओके। अब 20% की क्वांटिटी में जब ये चीजें खाओगे तो उसकी शरीर के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट आएगी ऐसा मैं नहीं मानता। ओके, तो सर आप रेगुलर में आप खुद भी यही फॉलो कर रहे हैं कि गेहूं आपने बंद कर दिया है? गेहूं, हम बीमार नहीं है पहली बात। ओके। बीमार को 100% बंद करवाना है। अच्छा अच्छा, अच्छा। हम बीमार नहीं है लेकिन हफ्ते में एक आध बार खा लेते हैं। कहीं ओके बाहर गए हैं तो गेहूं के बिना कोई ऑप्शन नहीं है तो वहां भी खा लेते हैं। ओके। तो सर बीमारी कोई नहीं भी हुई। पेशेंट है आपके हिसाब से, कोई भी पेशेंट है, कोई भी मतलब बीमारी है उसको, तो उसको कंपलसरी हम गेहूं और दाल बंदी करवा दें? बीपी का है या दाल, जॉइंट पेन का दाल है? अंकुरित करके खिलाना है, भिगो के हाँ खिलाना है, पका के नहीं खिलाना है। हाँ हाँ सर, वही तो, कोई भी पेशेंट हो ये दोनों चीज तो बंद करनी पड़ेगी। जी। ओके सर, थैंक यू। तो सर एक डाइट डाइट का जो मेनू है हमारा, ये मेनू का उपयोग करके आप जितनी बहनें हैं क्लास में, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। क्योंकि आपके घर से लेके आपकी पूरी सोसाइटी से लेके आपका पूरा इलाका से लेके आपके पूरे गांव में जितने लोग बीमार हैं, उन सब लोगों के लिए आप इसी प्रकार की इक्वल क्वांटिटी में ये 6 आइटम आप पैक करके आप टिफिन सेवा शुरू कर लो, उन लोगों को पहुंचाना शुरू कर लो। आपके लिए इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। सर हमारे यहाँ टिफिन सेवा है, मतलब एनडीएस में, तो हम कभी एक बार मंगवा के आप देखें शुरू कैसा है करो। क्या? नहीं नहीं सर, हम एक बार ट्राई करके देखें, मैंने शायद पढ़ा घर है आपकी बुक आप में। घर पे बना के पहले खाओ तो पहले खुद टेस्ट करो। नहीं नहीं सर, आपकी बुक में पढ़ा है मैंने, तो कोई है ऐसी ना, हम नहीं एक दो दिन देखें हम क्या है नहीं कैसे नहीं, है, मेरी इसलिए। बात सुनो। ये जितने टिफिन सेवा वाले शुरू किया, हमारा भी काफी सालों तक चला था टिफिन सेवा। ओके। लेकिन जो टिफिन व्यक्ति हर रोज खाता रहे, इस प्रकार का उसको मिलना चाहिए, खाने में उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज तक जितनी टिफिन सेवा देने वाले लोग बनाए, जिन लोगों ने शुरू किया था, उन लोगों की एक ही दिक्कत रही थी कि वो लोग अपने को स्मार्ट मानते थे, और वो सलाद, कंदमूल, उसके बड़े बड़े टुकड़े, वो सब लोगों को टिफिन में बेचते थे।
व्यक्ति 2 दिन तो चबा चबा के खा सकता है कच्ची चीजों को, तीसरे दिन खाए जाएगा न तो उसके मसूड़े से लेके दांतों में पेन शुरू हो जाता है, दांतों के बीच में उसका कचरा फंस जाता है, फिर नई समस्या दांतों में शुरू हो जाती है, फिर वो पेशेंट हफ्ते से ज़्यादा खा नहीं पाता है, फिर वो खाना ही छोड़ देता है, फिर वो अपने रूटीन लाइफ में ही वापस चला जाता है। तो पेशेंट को देख के उसको क्या जरूरी है, उसको दिक्कत ना आए, उसको हर रोज नया टेस्ट देना चाहिए, ये सब बातें ध्यान में रख के उन लोगों ने किया होता तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन लोग नया सीखने में राजी नहीं होते हैं। एक बार चालू कर दिया, बस मैं मास्टर हूँ, मैं लोगों को ठीक कर लूंगा, लेकिन लोग खाएंगे तो ठीक होगे ना। खाने में जो थक जाएगा, दांत दुखने लगे तो क्या करेगा वो। कच्ची चीज आप कितने दिन, आपको हर रोज में गाजर या बीट रूट ही खाने के लिए दूंगा तो कितने दिन खाओगे आप। आपके दांत थक जाएंगे। हाँ, आपके मसूड़ों में पेन होना शुरू हो जाएगा, सब समस्याएं। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के आपको पेशेंट को सर्व करना पड़ेगा। उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए खाने में, उसको खाने में मजा भी आनी चाहिए। आइटम भी ऐसी होनी चाहिए कि पेशेंट के अलावा दूसरे घर के लोग भी उसको खा जाए, इतनी इतनी टेस्टी भी होनी चाहिए। तो तब जाके ये सब चलता है। और जो पकाया भोजन खाने में आनंद आता है, उसी प्रकार का आनंद उसको कच्चे भोजन में भी आना चाहिए। तो आपको स्वाद का ध्यान रखना पड़ेगा, हर रोज नई वैरायटी देनी पड़ेगी, तब जाके लोग खाएंगे, इसके अलावा नहीं खाएंगे। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर ये जो आपने इसमें बोला कि फ्रूट्स सलाद वो भी रखना है और साथ में अनाज भी खाना है गेहूं के अलावा। तो सर ऐसा ऐसा अभी तक हम सुनते हैं कि जो सलाद और फ्रूट्स है ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और ये जो ग्रेन्स है या स्प्राउटेड पल्सेस है उनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो क्यों? अभी तक ऐसा हमको पता था कि इन दोनों को साथ में नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ समझो। अच्छा, स्टमक से आंतों में लिक्विड जाए सबसे पहले आगे जाएगा या सॉलिड भोजन जाएगा आगे? लिक्विड जाएगा। तो आप जो भी खा रहे हो, अनाज खाया, फल खाया, तो जो लिक्विड जा रहा है वो तो आगे निकलने वाला है और पहले डाइजेस्ट हो जाने वाला है। जो मोटा है, वजनदार है, हाई डेंसिटी वाला है, वो स्टमक में काफी लंबे समय तक रुकता है। उसको स्टमक के जो एसिड होते हैं वो अंदर आके उसको डाइल्यूट करते हैं, उसको गुलाते हैं, तब जाके फिर वो आगे आंतों में खींचने का शुरू करेगा। हमसे बड़ा होशियार शरीर खुद है, किसको पहले डाइजेस्ट करना है क्या। आप पानी पियोगे तो इमीडिएट डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन कोई चीज आप हाई डेंसिटी वाली ड्राई फ्रूट्स की आइटम खाओगे तो 5 घंटे तक समय आपके स्टमक में ही रुक के रहेगी, उसको स्टमक भी आगे जाने नहीं देगा। तो हर चीज को कैसे किस तरह उसको डाइजेस्ट करना है वो शरीर खुद तय कर लेता है, उसको हमें कुछ बताने की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं फल अकेले खाओ, दूसरी ये मत खाओ, कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप, हाँ, ये बात जरूर है कि मान लो आपने सुबह से दोपहर तक उपवास किया है, आपको जोरों की भूख और प्यास लगी है, और आप पहले लिक्विड डाइट लेने के बजाय या तो हल्के चीज खाने की बजाय आप हाई डेंसिटी वाली ड्राई फ्रूट्स की आइटम खा लो, लिक्विड लिए बिना या फल खाए बिना, तो शरीर को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आपको भूख और प्यास लगी हुई है, तो पहले शरीर को लिक्विड जैसा डाइट पहला मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ इस भोजन में चटनी है, फल है, और फल थोड़े चबाने से नहीं चाहिए लिक्विड तुम हो आंखों पर जाते बोल हैं। नहीं चढ़ी हो। तो ये चीज आपके पेट में जैसे साथ में जाएगी तो वो पहले शरीर उसको खींच लेगा और वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। हाई डेंसिटी वाली जितनी भी चीजें हैं वो धीरे धीरे आंतों में आगे पास होगी, और उसको पाचन होने में एक एक दिन तक लग जाता है।
एक एक दिन तक भी लग जाता है। तो यहाँ जो मैंने आइडियल डिश जो बताई है उसमें बहुत दुख है सर, मेरे को सबसे बहुत हल्की बड़ी झेल आ पत्ती गई भी आ सर। गई है, स्प्राउट आ गए, फल भी आ गए हैं। तो ये सारा जो सब हल्का है मुझे वो कड़क कड़क जल्दी आगे चाहिए। बढ़ेगा और जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। सर अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, क्योंकि डिस्टरबेंस आता है। लोग अनम्यूट, तो आप सर अपने इसको सवाल को करके फिर म्यूट हम्म, हो जाइए। तो सर इसको साथ में खा सकते हैं मतलब, है ना, ये हाँ सब हाँ चीजें। हाँ, कोई दिक्कत। हाँ, लेकिन पहले जोरों की भूख और प्यास लगी है तो आपको पहले ये भोजन में से पहले फल खा लेने चाहिए, चटनी खा लेनी चाहिए। जो लिक्विड जैसा है, जो हल्का है वजन में, वो पहले डालना चाहिए पेट के अंदर। तो वो आगे निकलेगा, उसमें से रस जो है वो यहाँ तो पहले एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपके खून में जल्दी पहुंच जाएगा। સર સર સ્પ્રાઉટ બધાને સૂટ થાય છે કે કારણ કે हाँ, અમુક ગેસ થતી હોય અમુક લોકોને એ લોકો સ્પ્રાઉટ નથી પચાવી શકતા जी। अब गैस कब होगी? ભૂખ વગર ખાઓ नहीं, તો ખાલી પેટ स्प्राउट गैस करती है, क्यों करती है? સ્પ્રાઉટ્સમાં જે ચીકણું ઉપર થઈ જાય हाँ, એના तो લીધે स्प्राउट आप जब उसको स्प्राउट करते हो, अंकुरित करते हो, तो उसको 24-24 घंटा आप पानी में रखते हो। अब पानी में रहने से उसके ऊपर जम्स पैदा हो जाते हैं और बारिश की मौसम में तो सबसे ज्यादा बन जाएंगे, गर्मी में भी बन जाते हैं, ठंडी सीजन में ही नहीं बनते हैं। तो अब जिन लोगों को ऐसी समस्या होती हो, उन लोगों को स्प्राउट सीधे नहीं खाने हैं। उसको पहले नमक वाले पानी में डुबो के रखना है थोड़ी देर, उसके जम्स को खत्म करना है। या तो एप्पल साइडर का पानी बना के उसके अंदर, या तो खट्टी नींबू के पानी में रख के उसको वॉश करना पड़ेगा, जम्स को मारना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, फिर वो अंकुरित आप खा सकते हो। तब जाके आपको गैस की समस्या नहीं आएगी। हाँ, दूसरा कि जब भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, और जब आप कोई कच्ची चीज खाते हो, तो वो भी अमृत नहीं रहेगी, वो जहर ही बनेगी। इसीलिए पहले सुबह से लेके दोपहर तक 12 बजे तक का निर्जला उपवास पेशेंट को कराना कंपलसरी है। क्योंकि वो उपवास करेगा, निर्जला करेगा, तो दोपहर को इतनी भूख और इतनी तेज प्यास लगेगी उसको कि वो जो खाएगा वो सारा अमृत हो जाएगा। तो वो कच्चा फिर खाएगा तो उसको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन उसको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, और फिर दोपहर को कच्चा खाएगा, तो वो भी उनके लिए जहर ही बन जाएगा। कच्ची कोई भी चीज को खाने का पहला प्री कंडीशन ये है, खाने वाले को जोरों की भूख और प्यास लगनी चाहिए। इसके अलावा कभी कोई कच्ची चीज नहीं खानी चाहिए। आपका पेट भरा पड़ा है, आपने नारियल पानी भले पिया, नारियल पानी इस धरती का अमृत है। और हरे नारियल का पानी को तो ब्लड के लेवल पे बताया गया है। और पहले के जमाने में जब विश्व युद्ध होता था, तब जो सैनिकों को जो शरीर के ऊपर घाव होते थे, उसका ब्लड निकल गया होता था, तो ऐसे केसों में जब खून की कमी होती थी, तो उन लोगों को नारियल का पानी सीधा ब्लड में दिया जाता था। तो नारियल का पानी आपको रियल में ब्लड जैसा है। लेकिन ये अमृत जब आपको भूख और प्यास नहीं है और पियोगे ना, तो आपके लिए जहर समान है। नारियल का पानी पीना है तो पहले कंडीशन है, आपको जोरों की भूख और प्यास होनी चाहिए। इसके अलावा नहीं पीना है, किसी भी व्यक्ति को नहीं, पेशेंट को तो छोड़ो, नॉर्मल व्यक्ति को भी नहीं पीना चाहिए। तो कोई भी कच्ची चीज खाने से पहले जोरों की भूख बहुत जरूरी है, जोरों की प्यास बहुत जरूरी है। सर नारियल पानी पण कोई पण पी सके कोई भी पी सकता है ना कि उसमें भी सुना है कि गैस होता है किसी किसी को नारियल गैस पानी से इसीलिए होता है, पेट भरा पड़ा है, पेट में गैस करने वाले ऑलरेडी पुराना खुराक पड़ा है पहले का, वो सड़ गया है पेट के अंदर। इसके साथ जब ये नारियल पानी जाता है, तो वो सड़न करने वाले बैक्टीरिया के लिए ये तो अमृत आ गया। उसको तो खाने में मजा आएगी नारियल पानी, और वो खा के तुरंत गैस बनाना शुरू कर लेंगे। सर सुबह फिर पी सकते हैं ना, खाली पेट होता है सुबह नहीं तो। पीना है, सुबह में क्यों देना है? मैंने अभी बोला कि उसको सुबह से दोपहर तक उपवास कराना है, फिर ये भोजन देना है उसको।
नहीं मतलब शाम को जल्दी खाना खा लिया, रात भर का उसका, और दिन में उपवास 16 जितना घंटे का उपवास कंपलसरी हो जाना चाहिए, फिर ही उसको लेना है, इसके पहले तो कुछ नहीं लेना। 16 घंटे का। हाँ, ओके। 16 घंटा कंपलसरी। पेशेंट को अच्छा। तो कंपलसरी। पेशेंट नहीं है और मान लो वो सुबह में योगा क्लास में गया, 1.5-2 घंटा उन्होंने पसीना बहाया है, और फिर उसको भूख और प्यास लगी है, और वो घर आके फिर वो डाइट लेगा कच्चा, तो चलेगा। ठीक है सर। लेकिन अभी इससे आप पहले उसको प्यास भूख कंपलसरी लगनी चाहिए। भूख और प्यास लग जानी चाहिए। सर आपने जो बताया ना, जो गेहूं 1 बाटी, 1 बाटी गेहूं या कोई भी मिलेट अनाज, तो उसके बदले राइस भी ले सकते हैं ना? गेहूं को छोड़ के सब कुछ लेने के लिए बोला मैंने। ठीक है सर। ओके। सर ये ड्राई फ्रूट में हम खजूर सजेस्ट कर सकते हैं सर? क्या? ड्राई फ्रूट में हम खजूर भिगो के? सजेस्ट। हाँ, खजूर सीधे खा सकते हो, लेकिन कोई भी ड्राई फ्रूट्स बिना भिगोए नहीं खाना है। बिना भिगोए कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स में खास करके काजू कभी कंडीशन में नहीं खाने हैं, क्योंकि काजू जो होता है वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका होता है, फिर आपके घर आता है। अच्छा, तो काजू आप नॉर्मल केस में सीधा खा ही नहीं सकते। काजू को भिगोना नहीं है? नहीं नहीं, काजू खाने ही नहीं है, अच्छा, काजू भिगो खाना के भी नहीं। नहीं खाने हैं। अच्छा। काजू को बिल्कुल खाने नहीं है। तो हाँ। काजू को तो फ्राई करके खाते हैं, तो उसका क्या होता है? अरे, उसको कच्चा भी नहीं खाना चाहिए। तो बिल्कुल खाना ही नहीं? नहीं, वो बेकार का आइटम है। आपके शरीर में बीमारी नहीं है, आप हेल्दी हो, आप कभी कोई अवसर प्रसंग में गए और थोड़े मुफ्त में मिल जाते हैं, पैसे खर्च करके तो खाने नहीं है, मुफ्त में मिल जाते हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा चबा चबा के खा लो, टेस्ट कर लो, मजा ले लो, ठीक है। हाँ। वो सर हमारे यहाँ वो एक झाड़ में आता है, और उसका जो फल होता है उसको भी काजू ही बोलते हैं, और उसका पक जाए तब रेड हो जाता है, तो वो काजू अच्छे होते हैं। काजू, यहाँ के लोग बोलते देखो थे ये औषधि देखो, वाला जो काजू। जो फल आप पेड़ पे है और तोड़ के आप नहीं खा सकते हो, ऐसे कोई फल को नहीं खाना चाहिए। काजू आप जब पेड़ पे है और उसको तोड़ के मुंह में रखोगे ना, तो आपका पूरा मुंह फट जाएगा। इसके अंदर 2-3 पड़ होते हैं, फिर निकाल के खाते हैं। नहीं, निकाल के नहीं, वो अंदर वाला रियल काजू निकाल के खाओगे तो भी ये हालत होगी। तो वो भी नहीं खाना ना? आप काजू बनाने वाले फैक्ट्री वाले को जाके मिल लेना, आप ये उसको इसके ऊपर कितनी प्रोसेस करते हो और क्यों करते हो, वो आपको बताएगा कि भाई ये कच्चा काजू है, आप मुंह में रख के खाओ, क्या हालत होती है वो देख लो। ये सर। ठीक है, तो अभी सर एक आज क्वेश्चन नई और है बस बीमारी के मेरा। ऊपर बात नहीं करेंगे। आज मेरे सर एक पे क्वेश्चन थोड़ी और है। अर्जेंसी है, बाहर जाना आया है, हाँ इमरजेंसी। सर, बस एक ही क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आपने कहा था कि सब्जी जो कंदमूल के अलावा जो भी सब्जी हमको पकानी है, 1 कटोरी सब्जी आपने जो बोली, तो हम्म हमको अगर तेल गर्म नहीं करना है तो वो सब्जी बनाने का सही तरीका क्या हुआ सर फिर? बिना तेल का तड़का लगाओ, पानी ले लो, मसाला डालो, सब्जी उबाल दो, बॉईल कर लो, पका लो, और फिर ऊपर से कच्ची घानी का तेल डाल दो। मसाले अच्छा होगी तो मतलब टेस्ट मसाले, अपने आप आने वाला है। अच्छा मतलब पानी और बॉईल करके उसमें और मसाले मान लो रखे और जरूरत सब्जी। पड़ी तो आप कम से कम छोटी से छोटी चम्मच तेल लो और फिर तड़का लगाओ। हाँ मतलब थोड़ा सा 1/4 हाँ, चम्मच लेके उसमें जीरा तड़का के और फिर सब डाल दिया जाए।
कम से कम छोटी से छोटी चम्मच लेनी है, आइसक्रीम की चम्मच। हाँ ठीक सर, है। और सर ये चटनी में करी पत्ता भी ले सकते हैं सर? चटनी में क्या? करी पत्ता ले सकते हैं? करी पत्ते की सब चटनी, कुछ ले वो सकते, मीठा नीम। ले जी। सकते। सर ये ठीक है, तो कंदमूल आज मैं जरा मुझे इमरजेंसी है, दूसरा ये मेरा प्रॉब्लम आए है हमारे रिलेटिव के, तो मुझे जाना पड़ेगा आज। अभी यहाँ हम रुकते हैं। हम मंगलवार, अरे बुधवार के दिन हम दोबारा मिलेंगे, आपके जो भी सवाल है आगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू।